नमस्कार। आज 26 नवंबर को आप सभी का एसएम फिजिक्स चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। कई स्टूडेंट्स ने मैसेज करके ये मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी फिजिक्स के फार्मूले इंपॉर्टेंट वो मैं एक्सप्लेन करके समझाऊँ। उन फार्मूलों से हम डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, डेफिनेशन केवल फार्मूले याद रखना है आपको, और उस फार्मूले से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई न्यूमेरिकल है हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, हम उससे उसका एमकेएस, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखते हैं। कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो बेसिक हैं, वो आप लोगों के लिए इसमें बनाया है और मैं वही लिख करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फार्मूले लिखेंगे, उससे उसका डेफिनेशन बताएंगे, इसके बाद उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और उसके बाद डायमेंशन फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लंबाई देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस में यानी कि मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है 11th में, उसको अगर आपने समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी कि यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। किसी भी राशि का डायमेंशन फार्मूला जो होता है वो ये बताता है कि उस राशि में कितने बार यानी कि कितनी मात्रा में या कितनी क्वांटिटी में, कितनी घात के रूप में कोई मूल राशि उसमें उपस्थित है। तो लंबाई जो है वो कई नाम से जानी जाती है, जैसे कि विस्थापन। पहले तो यही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हमने पूछा त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, त्रिज्या का एसआई यूनिट क्या होगा, तो बच्चे बता नहीं पाते। तो देखिए, विस्थापन, दूरी, ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, मोटाई, त्रिज्या, चाप आदि। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप मापेंगे तो मीटर से ही ना, सेंटीमीटर से ही मापेंगे ना। तो जो मात्रक एमकेएस में, सीजीएस में, एसआई में लंबाई का होता है, वही मात्रक इन सब के लिए होगा, चाहे कोई स्केलर क्वांटिटी हो यानी सदिश राशि हो, अदिश राशि हो या सदिश राशि हो। लेकिन ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इनके मात्रक क्या होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं। एमकेएस, सीजीएस और डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग नाम है। एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते हैं। विस्थापन, दूरी, चाप, त्रिज्या, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई। ठीक है, ये सभी के लिए हम मात्रक जो है वो एमकेएस, सीजीएस, एसआई, हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे एमकेएस, सीजीएस और ये है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होगा, लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर। देखिए सीजीएस का मतलब क्या है, पहले तो जिनको ये नहीं मालूम तो ये देख लीजिए आप। मात्रक की 4 पद्धतियां होती हैं, प्रचलित पद्धतियां। पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस, चौथा है एसआई। तो ये जो तीनों पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एम जो है वो है मीटर। कौन कौन सी 3 राशियों को मापा जाता है इन तीनों में, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में? केवल 3 मूल राशियों को मापा जाता है। होती कितनी है मूल राशियां? मूल राशियां होती हैं 7। तो ये बात भी आप जान लें कि मूल राशि कितनी है, 7। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा
विद्युत धारा, छठवां पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और सातवां होता है ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता। तो ये जो तीन है शुरुआत की, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये यांत्रिकी में यानी मैकेनिकल फिजिक्स में ये बेसिक ये हैं जो गति विज्ञान में सबसे ज्यादा इनका उपयोग है और इन्हीं से मिलकर के बहुत सारी राशियां बनी हुई, ठीक है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है इन्हीं से मिलकर जो राशियां बनी है उनके बारे में आज हम समझेंगे। 7 मूल राशियों में आपको इन 7 को याद रखना है, लेकिन तीनों जो है ये मूल है। तो अब देखिए एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में यही 3 राशियों को मापा गया है, इन्हीं के मात्रक हैं ये। लंबाई का मात्रक मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखें कि द्रव्यमान और लंबाई के मात्रक ही बदलते रहेंगे, समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। मैंने बताया ना कि समय का मात्रक वही रहेगा, सेंटीमीटर ग्राम यहाँ हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और लंबाई का मीटर है। सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम। फुट पाउंड सेकेंड में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड। अब जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है तो वो ध्यान से समझेंगे, एमकेएस और एसआई जो है वो बहुत सारी राशियों के लिए एक ही मात्रक देता है। एमकेएस में जो मात्रक होता है वही एसआई में, लेकिन किन के लिए? जो जो लंबाई, द्रव्यमान और समय से बने हैं उनके लिए। लेकिन एसआई पद्धति में ये 4 राशियों को बाद में जोड़ा गया। ध्यान से सुने, पहले जब ये चारों राशियों की खोज नहीं हुई तो ये 3 ही थी, तो 3 को मापा जाता था एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। एसआई पद्धति की जब खोज हुई तो उस समय 4 राशियों को जोड़ दिया गया। नहीं, पहले एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई सब एक ही थे, पर एसआई पद्धति में जब ये 4 राशियों को जोड़ा गया, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, तो एसआई में टोटल कितनी राशि हो गई? 7। लेकिन एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में कितनी है? 3 है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो जो राशियां, ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं, जो राशियां, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एसआई में और एमकेएस में एक ही जैसा लिखा है। हाँ, तो एक ही मात्रक रहेगा एमकेएस और एसआई में उनके लिए जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय शामिल है। लेकिन जिनमें ये है उनके लिए एमकेएस मात्रक नहीं लिख सकते, ताप का एमकेएस मात्रक नहीं लिख सकते, विद्युत धारा का नहीं लिख सकते, वो एसआई मात्रक ही कहलाएगा, ठीक है। हम एमकेएस, सीजीएस नहीं बोलेंगे इन चारों के लिए, क्या बोलेंगे? एसआई मात्रक, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज फिजिक्स में आप एकदम से जंप करके नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स पूरा एक सिस्टमैटिक एक सिलेबस है, एक अध्याय के बाद अगला अध्याय, उसके आगे वाला, फिर आगे वाला, ऐसे पढ़ना है। आप अगर कोई भी अध्याय जंप करके पढ़ें कि मैं 5वां अध्याय नहीं बन रहा, मैं 10वां अध्याय पढ़ता हूँ, तो नहीं आएगा आपको समझ में, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज एक सिस्टमैटिक है। जो डेरिवेशन आज आप कर रहे हैं उसका उपयोग जरूर अगले दिन अगले डेरिवेशन में होगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स में केवल यही दिक्कत है, बाकी फिजिक्स बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये आसान जो लोग घर में पढ़ते नहीं है, जो इसको बोझ समझते हैं उनके लिए नहीं। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो इससे सरल कुछ है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि जो लंबाई है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, लेकिन आपको ये देखना है कि एमकेएस का मतलब क्या है, सीजीएस का मतलब क्या है। तो एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका मतलब है कि लंबाई और इन सभी का मात्रक होगा एमकेएस में मीटर। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा, और एसआई में भी यही मात्रक होगा। अब देखते हैं वेग। वेग क्या होता है? सूत्र भी मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है, फिर इसका अपन डेफिनेशन भी देखेंगे। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अच्छा, अब चाल होता है दूरी बटे समय, चाल होता है दूरी बटे समय। अब एक चीज और मैं बता दूं कि ये देखो इनके मात्रक जो है वो एक जैसे आएंगे, विमी सूत्र भी एक जैसा आएगा चाल और वेग का। तो अंतर केवल इसमें ये है चाल और वेग में कि वेग जो है एक निश्चित दिशा में होता है,
तो ये सदिश राशि, चाल किसी भी दिशा में होती है इसलिए यह अदिश राशि है। तो बस यही अंतर है, बाकी मात्रक विभव सूत्र सेम है। देखो मात्रक मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, यानी सेम मात्रक है दोनों का मात्रक एक जैसा है। देखिए वेग का मात्रक क्या होगा, विस्थापन से बना है ना ये, और ये दूरी से बना है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का सेकंड। अब सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर बटे सेकंड। जिनको भी कठिनाई जाती है इस अध्याय में ये समझने में, जबकि बहुत आसान चीज है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें विभव सूत्र बाद में बताएंगे। इसके बाद देखें तीसरा, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है कि यार त्वरण क्या होता है। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, ये इसकी परिभाषा है। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। किसी वस्तु के समय के साथ विस्थापन बदलता जाता है, यानी कि उसमें वेग होगा, और वेग भी समय के साथ बदल रहा है तो क्या होगा, त्वरण होगा। उदाहरण के लिए अगर त्वरण को ऐसे समझिए, गाड़ी में होता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर अगर आप गाड़ी आपने स्टार्ट कर लिया और एक एक्सीलेटर लेकर एक स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है, इसके बाद एक्सीलेटर को फिक्स रखना है, ना तो छोड़ना है नीचे की ओर, ना उसको घुमाना है। यानी एक्सीलेटर आपको ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। इसका मतलब वेग कैसा है, नियत। वेग कैसा है, नियत, यानी कि कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में त्वरण क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि त्वरण कहता है कि त्वरण वही होगा जहां या तो वेग बढ़े या वेग घटे। अगर वेग बढ़ेगा तो एक्सीलेटर को ऊपर घुमाना पड़ेगा, यानी कि त्वरण क्या हो रहा है, त्वरण होता है धनात्मक। अगर वेग बढ़ता है ना तो त्वरण होता है धनात्मक, और अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो वेग घटेगा तो क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन। इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जब तो वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण। आई बात समझ में। त्वरण की परिभाषा है वेग में परिवर्तन बटे समय। आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप वेग को लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला। त्वरण को लिख सकते हैं ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी। वेग में परिवर्तन बटे समय त्वरण, विस्थापन परिवर्तन बटे समय वेग। अब देखें मात्रक क्या होगा इसका, त्वरण का मात्रक क्या होगा। देखो वेग का मात्रक तो पहले से दिया है, मीटर बटे सेकंड, और बटे में क्या लिखा है, समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड बटे में आ गया तो क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा त्वरण का मात्रक। और यहाँ केवल मीटर को आपको क्या कर देना है, सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए जो लिखा है वही लिखा रहेगा, समय तो वही रहेगा। आप MKS में लंबाई का मात्रक मीटर है तो CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। C फॉर सेंटीमीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, सेकंड कॉमन है सभी में रहता है सेकंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम। चूंकि यहाँ पर वेग और त्वरण में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखना है। नहीं बच्चे ये भी सोचते हैं कि इसको क्यों नहीं लिख रहे भाई, किसी का वेग निकालना तो द्रव्यमान मापने की जरूरत नहीं है ना, त्वरण निकालना है तो द्रव्यमान मापने की जरूरत नहीं है ना। बाइक का वेग निकालना है तो क्या बाइक का द्रव्यमान भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे होगा वहां पे लिखेंगे। ये सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अपन आते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, अब ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि संवेग में बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। संवेग क्या होता है, फिजिकली हम संवेग कैसे समझेंगे। देखिए संवेग मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो P बराबर mv इसको लिखते हैं। साधारण भाषा में हम समझें कि वेग तो हमको मालूम है, जो वस्तु गतिमान होती है वेग में है वो, और द्रव्यमान का उसमें मल्टीप्लाई कर दो। संवेग जो है, मैं अगर साधारण भाषा में बोलूं तो संवेग है द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव। अगर क्रिकेट में एक बॉल को जितनी तेजी से फेंका जाता है, जितना फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, उतना ज़्यादा बैट्समैन को दिक्कत होती खेलने में। अगर वही बॉल है, ठीक है, अब कोई धीमा बॉलर फेंक रहा है तो बैट्समैन उसको आसानी से मार सकता है।
तेज बॉलर ने बॉल फेंकने में ऐसा क्या किया उसने वेग को बढ़ा दिया। द्रव्यमान तो वही है ना बॉल का, लेकिन जब स्लो बॉलर धीमे से फेंक रहा है बॉल को तो बैट्समैन आराम से बना कर मार रहा है 4-6, उसको दिक्कत नहीं हुई ना। वहां पे संवेग अलग था, द्रव्यमान उसका वही है लेकिन वेग कम होने के कारण संवेग जो है वो अलग था। लेकिन अब जो फास्ट बॉलर है उसी द्रव्यमान की बॉल को वेग बढ़ाकर यानी कि वेग ज्यादा उसने कर दिया, वही बॉल उसको खेलने में दिक्कत जाती है, यानी कि वो आउट हो जा रहा है, उसको दिख भी नहीं रही कि बॉल कहाँ से निकल के चली गई और स्टंप में लग गई। कहने का मतलब ये है कि जब द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, संवेग। एक और बता रहा हूं उदाहरण कि एक ट्रक है भारी भरकम, ठीक है, एक ट्रक है, ये एक हल्की सी ऑटो से आकर भिड़ जाता है तो नुकसान किसका होगा, जाहिर सी बात है नुकसान होगा किसका, ऑटो का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, इसका द्रव्यमान कम है, इसका वेग भले ही दोनों का वेग बराबर हो लेकिन इसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इसका नुकसान ज्यादा होगा, इसको नहीं होगा। इसका मतलब है कि संवेग किसका ज्यादा है, ट्रक का संवेग ज्यादा है। एक ढाल से यानी कि पहाड़ से दो पत्थर एक साथ लुढ़काए गए, एक बहुत छोटा सा पत्थर है, एक बहुत भारी चट्टान है, तो आपको देख कर डर किसको लगेगा, बड़े वाले को, क्योंकि ये आप देख के ही समझ जाएंगे। आप संवेग अम्वेग आपको कुछ भी नहीं मालूम है, फिजिक्स के बारे में नहीं मालूम, पर आप देखकर भयभीत होंगे कि ये बहुत बड़ी चट्टान आ रही है, दोनों एक साथ लुढ़क रही हैं। लेकिन ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये छोटे वाले की तुलना में इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो छोटे वाले को तो आप रोक भी लेंगे हाथ से, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये घरों को भी तोड़ सकता है, जो उसके सामने आएगा बहुत नुकसान करेगा। क्यों खतरनाक है, क्योंकि इसका संवेग ज्यादा है। तो समझ में आई बात, संवेग और वेग में क्या अंतर है। जब वेग और द्रव्यमान का संयुक्त प्रभाव होता है, यानी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो प्रभाव को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, संवेग को पी से दर्शाते हैं लेकिन उसका नाम क्या है, मोमेंटम है, रैखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम। तो चलिए मात्रक, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो भले ही बड़ा हो पर आप वीडियो देखकर समझें। अगर आपको ये चीज कभी समझ में नहीं आई है तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या है, अभी हम लिख चुके हैं, मीटर बटे सेकेंड। तो ये हो गया संवेग का मात्रक, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। और सीजीएस में क्या लिखेंगे, किलोग्राम को क्या लिख देते हैं, यहाँ देखो इसके नाम से देखो आप, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। सेकेंड तो रहेगा ही सब में, ये चीज आप याद रख लेंगे ना कि समय सभी में सेकेंड रहेगा, केवल आपको बदलना है एम के एस में, एम फॉर मीटर तो मीटर कर देना, अगर द्रव्यमान है तो के फॉर किलोग्राम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, बस। अब इसके बाद आते हैं बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इंग्लिश में बोले तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हम किसी एम, देखो बल तो लगेगा ना किसी वस्तु पर ही, किसी मैटर पर, वो मैटर क्या है, उसका द्रव्यमान है एम। हर वस्तु का द्रव्यमान होता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका द्रव्यमान ना हो, फोटोन का भी द्रव्यमान रहता है प्रकाश के कण का। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, ठीक है। यानी बल क्या है, बल जो है वो किसी द्रव्यमान पर लगाने पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बल की डेफिनेशन उस द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से निकाली जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखें। अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो किससे बना है ये, द्रव्यमान से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक अभी हमने लिखा था मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन, एम के एस में तो ये हो गया, लेकिन ऐसा ही पद्धति में वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर, क्योंकि न्यूटन ने ही इसकी खोज की थी, गति के तीनों नियम बताया था,
जिसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में उन्होंने बल की परिभाषा दी थी। क्या दिया था गति के दूसरे नियम में कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, उसी से बनता है बराबर एम ए। न्यूटन ने कहा था इक्वेशन लॉ ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जब तक बल नहीं लगाया जाएगा तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखेंगे बल का मात्रक न्यूटन होता है। कभी भी आपसे कोई बल का मात्रक पूछे तो आप सबसे पहले तो न्यूटन ही बताएं, लेकिन उसके बाद जब एम के एस में पूछेंगे तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लो। एफ बराबर एम ए, संवेग का पी बराबर एम बी, त्वरण का ए बराबर डेल बी अपॉन डेल टी, वेग का v बराबर डी है डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख देंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे, समय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर सीजीएस पद्धति में जो न्यूटन की जगह हम क्या लिखते हैं, डाइन, ये होता है। ठीक है, निरपेक्ष मात्रा से जो वैज्ञानिक होगा। अब अपन आते हैं कार्य पर। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि हम इन चीज़ों को समझने में हमें दिक्कत जाती है, इसलिए मैं एक स्पेशली ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ, आप इसको देखें। और अगर इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो बताएं। वैसे उम्मीद है कि अब आज के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन एक टीचर को कई बार पढ़ाते वो सब चीज़ें आसान लगती हैं, स्टूडेंट को दिक्कत जाती हैं। इसलिए कभी भी आपको डाउट हो तो आप जरूर पूछें। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे डाउट का कारण बनते हैं। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, कार्य जो है वो अदिश राशि है, ध्यान से देखें। बल जो है वो सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो हम कार्य की परिभाषा क्या बोलेंगे, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, जबकि वो दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना सदिश में कि जब दो सदिशों का डॉट गुणन होता है, बीच में डॉट लगा हो, तो उनके गुणनफल से जो राशि मिलती है वो अदिश राशि होती है, वही है कार्य। अब कार्य की परिभाषा है बल और विस्थापन से क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए कोई भी कार्य आप करोगे, उदाहरण के लिए आपको साइकिल चलाना है, आपको साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाने के लिए आपको पैडल पर क्या लगाना पड़ेगा, बल। बल लगाया आपने इस दिशा में, विस्थापन भी हुआ उसी दिशा में, साइकिल भी उसी तरफ चलेगी। तो बल लगाने से विस्थापन हुआ, तो ये जो दोनों का परिणाम है वो हमें मिलेगा, हमारे जिसके लिए हमने किया था वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। कार्य मतलब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को बोला गया कि ये टेबल को खिसका करके किसी स्थान पर ले जाना, आप कुछ देर बाद आएंगे, वो टेबल वहां पर नहीं मिलेगी, उस जगह मिलेगी जहां आपने रखने को बोला था। इसका मतलब कार्य हो गया। कार्य अदिश राशि इसलिए है क्योंकि उसमें दिशा का कोई महत्व ही नहीं है ना। आपने बोला कि टेबल को उठाकर वहां रखना है, इसके बाद आप जब आए तो वो टेबल वहां पर रखी हुई मिली, इसका मतलब कार्य हो गया। आपको केवल कार्य से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं है कि बल इस तरफ लगा था, क्योंकि बल तो एक निश्चित दिशा में लगेगा, वो सदिश राशि। बल इस तरफ लगा, विस्थापन भी इस तरफ हुआ, ये सब समझाने की जरूरत ही नहीं है। और कार्य को मतलब है कि ये हो जाना चाहिए, बस यह अदिश राशि है। समझ में आई बात, कि जबकि बल एक निश्चित दिशा में लगा, विस्थापन भी निश्चित दिशा में हुआ, बिना बल के लगने से तो होगा नहीं कार्य। लेकिन जब ये हो गया तो फिर इससे सबसे कोई लेना ही देना नहीं है, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा किस तरफ बल लगाया, किस तरफ विस्थापन हुआ। इससे जाहिर होता है ये कार्य अदिश राशि है, क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको इससे मतलब है कि टेबल वहां तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कार्य अदिश राशि है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। प्रैक्टिकली, फिजिकली और एक थ्योरी से भी हम ये समझ रहे हैं कि वास्तव में क्यों वो अदिश राशि है। ठीक है, तो अब देखते हैं मात्रक, बल का मात्रक। अब पहले इसके हिसाब से लिख लें। बल देखो, बल का मात्रक क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो बल का हुआ, लेकिन यह विस्थापन का भी गुणा है, तो विस्थापन के लिए मीटर। अब मीटर और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। बल का ये मात्रक हुआ तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन विस्थापन के लिए मीटर लिखेंगे,
तो यहाँ मीटर था और एक और मीटर का गुणा हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। या इसको क्या लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू विस्थापन का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। या ध्यान से सुने, कार्य का मात्रक वैज्ञानिक जूल के नाम पर होता है, इसलिए जब भी आपसे कार्य का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, जूल। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, या न्यूटन इंटू मीटर। यहां भी क्या लिखेंगे, कॉपी कर दो, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन की जगह क्या लिख देंगे, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। या अब ये भी ध्यान रखें, सीजीएस में डायरेक्ट मात्रक होता है अर्ग, जैसे यहाँ जूल होता है वैसे यहाँ पे अर्ग। एक और बता देता हूँ, शक्ति। इतना काफी है, क्योंकि जितने भी है ना इन सबको आप खुद प्रैक्टिस करें, जो जो फिजिक्स में आपको जितने भी मिलते हैं ऐसे डेफिनेशन, उनको लिखकर आप मात्रक लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बस फॉर्मूलों को याद रखें। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय। अब देखो शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर W/T। शक्ति भी अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि, दो अदिश राशियों से बना है इसलिए अदिश राशि। शक्ति क्या होता है, देखो कार्य के बट्टे में समय लिखा है, यानी कि एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, यानी कि 1 सेकेंड में जितना कार्य किया जाता है वो शक्ति कहलाता है। मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बटे में समय है सेकेंड। देखिए ये कार्य के लिए तो ये लिखा हुआ है, बटे में एक और सेकेंड, तो ये नीचे आ गया तो कितना हो गया, सेकेंड की पावर 3। तो ये हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। या क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकेंड। या क्या या और लिख सकते हैं क्या, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। 3 प्रकार से लिख सकते हैं। या शक्ति का डायरेक्ट मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है, जैसे बल के लिए न्यूटन, कार्य के लिए जूल, वैसे शक्ति को एक वैज्ञानिक के नाम पर लिखा जाता है, वो है वाट। तो शक्ति का मात्रक जब भी पूछा जाए तो आप पहले वाट तो बोले ही दे, इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि शक्ति क्या है, कार्य बटे समय, यानी कि कार्य का मात्रक जूल, तो जूल बटे सेकेंड, या न्यूटन इंटू मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस में क्या लिख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड की पावर 3। या इसको लिख सकते हैं हम अर्ग बटे सेकेंड, या डाइन गुणे सेंटीमीटर बटे सेकेंड। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं विमी सूत्र, तो ये अब ये समझ में आ जाएगा आपको। देखो विमी सूत्र जो है वो किसके रूप में लिखा जाता है, MLT के फॉर्म में। और ये जो घातें होती हैं, ये घात ये बताने के लिए लिखी जाती हैं कि उस राशि में लंबाई, m मतलब मास यानी द्रव्यमान, l मतलब लेंथ यानी लंबाई, t यानी टाइम। देखो इसको नोट कर लें, m फॉर मास यानी द्रव्यमान, l फॉर लेंथ, जब नोट करेंगे तभी आपसे बनेगा, t फॉर टाइम। MLT में मास, लेंथ, टाइम। तो आपको जब भी विमी सूत्र लिखना है तो आपको ये देखना है कि उस राशि में द्रव्यमान है कि नहीं, लंबाई है कि नहीं और समय है कि नहीं। जितने घात के रूप में उसमें है वही लिखना है आपको। तो अब ध्यान से देखें, हमने लिखा लंबाई के लिए मात्रक मीटर और सेंटीमीटर, तो लंबाई में क्या द्रव्यमान है, नहीं है। उसका लंबाई को द्रव्यमान और समय से कोई लेना देना नहीं, केवल क्या लिखना है आपको विमी सूत्र में, L लिखना है बस। और MLT के रूप में क्या लिखेंगे, M0 L1 T0। तो जब 0 तो फिर लिखना का को नहीं लिखना है, तो L लिखना है यहाँ पे, केवल L। अब यहाँ क्या लिखना है, वेग मीटर बटे सेकेंड, मीटर मतलब L है और अपॉन T है, क्या लिखेंगे इसको, LT - 1। अब इधर देखो ये मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L अपॉन T स्क्वायर, देन LT - 2। आ रहा है समझ में। द्रव्यमान नहीं है इसलिए नहीं लिखना है, द्रव्यमान होगा ही नहीं, LT - 2। यहाँ पे देखो त्वरण हो गया। संवेग में देखते हैं, संवेग क्या है, देखो द्रव्यमान m मीटर में L अपॉन T बटे में रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT - 1। सिंपल है ना।
एम यानी मास, मास के लिए एम लिखा, लंबाई एल, और टाइम ऊपर गया तो टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। इसमें देखते हैं द्रव्यमान, बल में क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान यानी कि एम, मीटर यानी कि एल, और बटे में टी स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लेकर तो क्या बन गया, एम एल टी माइनस टू। देखो कितना सिंपल है ना। आपको केवल यही देखना है कि मास, लेंथ और टाइम कितनी घात के रूप में है, वही लिखना है। अब इधर पे आते हैं कार्य में। कार्य में देखो मास, लेंथ 2, मास की घात 1, लेंथ की घात 2, और टाइम, टाइम कितना लिखा हो, टी की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। इसलिए क्योंकि ऊपर हर से अंश में जाता है तो घात चेंज हो जाती है। शक्ति में देखो, शक्ति में क्या लिखा है, एम एल टू टी माइनस टू, कार्य का तो लिखा ही हुआ है ऊपर, और बटे में क्या लिखा हुआ है, टी भी लिखा है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य का भी सूत्र बटे समय का क्या आ जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। टी माइनस टू पहले से था, टी ऊपर गया तो माइनस थ्री। तो ये है, बहुत सरल है। आप प्रैक्टिस करें कॉपी में, और नहीं समझ में आता तो पूछें, मैं फिर से आपको समझाऊंगा और सरल तरीके से कोशिश करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद से कोई भी राशि अगर आपको दी जाती है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ देता हूँ, कुछ भौतिक राशियों का, आप इसको करके देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करें और कमेंट में लिख करके भेजें। यानी P इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है, ए। अब देखिए, अब आपको फोर्स का भी मालूम है, यूनिट, और क्षेत्रफल का भी मालूम है, डायमेंशन फार्मूला भी मालूम है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। दूसरा मैं लिखता हूँ घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एक बात ध्यान रखें, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा ना कि घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तब तक आपसे मात्रक विमीय सूत्र बनेगा भी नहीं। पहले तो इस चीज को समझें। तीसरा आपको करना है जड़त्व आघूर्ण। ये होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद चौथा ये करना है आपको, हाँ, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो है वो होता है L इज इक्वल टू पी क्रॉस आर। ये होता है कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग गुणित दूरी। तो डिस्टेंस का तो वही रहेगा मीटर, और रैखिक संवेग का हमने आपको बता दिया है। तो आप इसको करके देखें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपके कोई डाउट हो तो वो भी बताएं। कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट करें, मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो बना के भेजूंगा। थैंक यू।